में दोस्तों हम आपको मिलाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो कि कुछ अलग अलग फील्ड से आते हैं और वहाँ कुछ विशेष करके आते हैं, जिनका जीवन एक हमें प्रेरणा देता है, नई दिशाओं की ओर लेकर जाता है, कुछ सिखाता है। तो एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के आप रह चुके हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंध रखते हैं और आज हमारे साथ उन्होंने समय निकाला है स्टूडियो में आने का। डॉक्टर रणबीर सिंह, आपको बहुत बहुत स्वागत एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं आपके सभी श्रोताओं को अपना प्यार भरा नमस्कार पेश करता हूँ। जी, और हमारे श्रोता भी बड़े ध्यान लगाकर सुन रहे हैं कि आज तो कुछ विशेष एंटरटेनमेंट होगा। जी हाँ, एंटरटेनमेंट भी होगा, बातें भी होंगी और बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी हमें। सीखेंगे हम डॉक्टर साहब से, उनकी जीवन के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब, जब हम लोग स्टूडियो में आ रहे थे तो आप बता रहे थे कि आप जो है हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। जी, तो ये बताइए कि हरियाणा से और दिल्ली हालांकि साथ लगा हुआ है और आप ज्यादातर समय मुझे लगता है भारत के कई प्रदेशों में आपने बिताया है, क्योंकि आप तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं। तो बताइए, शुरुआत का जीवन कैसा रहा, बचपन कैसा रहा? जी, मेरा जन्म हुआ हरियाणा के रोहतक जिले में एक गांव है हसनगढ़। अच्छा, काफी बड़ा गांव है जी। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और हम बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और मेरे दादाजी जो थे वो एसएसबी में, यानी कि सशस्त्र सेवा बल जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है, उसमें एक जवान थे और उनकी डेथ जो है वो बॉर्डर पे हुई थी। यानी देश सेवा का जज्बा जो है वो आपके परिवार में ही खून में बचा बसा है। जी। तो उनकी डेथ मेरे जन्म से कुछ महीने पहले हुई थी। अच्छा। और फिर वहां से उनकी डेड बॉडी आई थी और बहुत ही इमोशनल वो एटमॉस्फेयर था। और फिर गांव में किसी ने उनके सम्मान में और उनका जो बलिदान था उसके लिए एक रागनी भी लिखी थी और वो रागनी आज भी मेरे अंकल गाते हैं। क्या बात है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। जी। तो फिर कुछ महीने के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो इसीलिए मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने रणबीर रखा। वाह। जो रण में वीरता दिखाता है। वीरता दिखाता है, जी। तो और जिंदगी तो एक किस्म की जंग ही तो है। जी। तो मेरे दादाजी के बारे में बताया और मेरे जो परदादा थे उनका नाम बाबर था और वो एक कोबलर थे। अच्छा। वो जूतियां बनाते थे और फिर आसपास के गांव में जाके बेचते थे। इस तरीके से अपना गुजारा चलता था। और मेरे फादर जो थे वो एक पियोन थे रोहतक मेडिकल कॉलेज में। जी। रोहतक मेडिकल कॉलेज में उनकी जॉब लगी थी 1964 में और वहाँ उनको एक मकान भी मिला था। मेरी मदर, मेरी बहनें और मैं, हम लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो उसके बाद मेरा जो बचपन है वो रोहतक मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही गुजरा। जी। हमारा उस वक्त गरीबी तो थी और हमारे घर में बिजली भी नहीं थी, तो लैंप से ही हम लोग पढ़ाई करते थे। एक्चुअली मेरी मदर जो हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता। इवन मेरी सिस्टर्स भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो ऐसे माहौल में मेरा बचपन गुजरा है। आप जो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, सुन के मुझे ये लग रहा है कि एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि ऐसी जगह से, ऐसे परिवार से निकल कर आना, वाकई जो मैंने अभी कहा कि ये जिंदगी जो है आपने जंग से ही शुरुआत की। और आज जो मैं आपको देख रही हूँ, सुनने वालों को अपने बता दूं कि एक खिला हुआ चेहरा, एक बिल्कुल चमकता हुआ व्यक्तित्व जो कि जिंदगी के संघर्षों से निकल कर आता है, तो वो एक तपा हुआ सोना आज एफएम गोल्ड के स्टूडियो में है। श्रोताओं, तो सुनते रहिए डॉक्टर रणबीर सिंह की जो जिंदगी की बातें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम एफएम गोल्ड में हमेशा गीत संगीत के साथ चलते हैं, तो डॉक्टर साहब हम एक गीत से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी खुद एक प्रेरक जिंदगी रही है। तो क्यों ना एक प्रेरक गीत से इसकी शुरुआत की जाए। मुझे जो गाना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूंगा कि उससे शुरुआत करी जाए।
ऐ मेरे दिले नादां तू गम से ना घबराना, पावर हाउस फिल्म का गाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा गीत। वाकई जिंदगी जो है वो अगर आप घबराए नहीं तो फिर हम कहेंगे कि उसके आगे जीत ही जीत है। जी। तो आप बता रहे थे कि ऐसे परिवार से आप निकल कर आए, आगे क्या हुआ? फिर पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? फिर आगे किस तरह के संघर्षों का सामना हुआ? जी, मेरे पिताजी मेरी शिक्षा के बारे में काफी सचेत रहे। हाँ। जी, बहुत जागरूक थे और वो बहुत इंसिस्ट करते थे कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूं। वो चाहते थे कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं और उन्होंने मुझको एक प्राइवेट स्कूल में डाला। हालांकि मैंने कहा कि हम काफी गरीबी में थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक प्राइवेट स्कूल में डाला। अच्छा। घर से काफी दूर था, हम लोग पैदल जाते थे 3-4 किलोमीटर स्कूल में, फिर दोपहर को इतनी गर्मी में 3-4 किलोमीटर चल के वापस आते थे। प्राइवेट स्कूल में डालने का मकसद यही था कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले मेरे बच्चे को। फिर 8 क्लास तक मैं उस स्कूल में रहा और मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे हम लैंप में ही पढ़े लेकिन पढ़ाई में किसी से कम नहीं रहे। नहीं, वो तो दिख ही रहा है। वो तो है ही। जी। और मुझे याद है कि जब मैं क्लास 2 में जब हमारा रिजल्ट आया दूसरी क्लास का, तो मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंटेज थी मेरी। अच्छा। और स्कूल टॉप किया डॉक्टर साहब ने। जी। और फिर हमारे एनुअल फंक्शन में डॉक्टर विद्यासागर को इनवाइट किया था एज चीफ गेस्ट। अच्छा।
डॉक्टर विद्यासागर वहाँ रोहतक मेडिकल कॉलेज के बहुत ही सेलिब्रिटी डॉक्टर थे। वो एक साइकियाट्रिस्ट थे, लेकिन वो इतने हम्बल थे और दिन रात मेहनत करते थे अपने पेशेंट्स के ऊपर। गरीबों को अपने घर में जगह देते थे, वहाँ बेड लगा देते थे, उनके लिए खाना पीना भी देते थे। तो उनको एक मसीहा की तरह देखते थे लोग, भगवान की तरह देखते थे उनको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप, क्योंकि मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि डॉक्टर रणबीर सिंह जो करियर की शुरुआत उन्होंने किया, जो उनकी शिक्षा दीक्षा है, वो एक मेडिकल डॉक्टर है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में तो बाद में आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप डॉक्टर विद्यासागर से प्रेरित जरूर हुए होंगे जब आपने इतने सारे नंबर लेकर आए कि स्कूल में आप छा गए। फिर क्या हुआ बताएं? एनुअल फंक्शन में उनको इनवाइट किया तो उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी। अच्छा। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बता नहीं सकता कि वो क्या गर्व का अनुभव, वो क्षण जी, और वो हमेशा मुझे याद रहता है। और मैं जब भी अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, डॉक्टर विद्यासागर प्रेरणा के रूप में उनको जरूर मैं हमेशा याद करता हूँ। फिर 8वीं क्लास वहां से पास करके फिर मैं जाट स्कूल में मैट्रिक में एडमिशन लिया, 9th and 10th में। मैट्रिक करने के बाद क्या हुआ कि एक तो जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1965 का मेरा बर्थ है, लेकिन उसमें 1963 क्लरिकल मिस्टेक थी, 1963 लिखा हुआ था उसमें। डेट सेम थी, 17 अगस्त 1965 की जगह 17 अगस्त 1963 लिखा हुआ था। तो फिर हमने कोशिश करी, वहाँ हेडमास्टर को जाके हमने लेटर दिया कि इसको ठीक करवाया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली, क्योंकि ये एक धारणा थी कि जो भी 10वीं में आपका डेट ऑफ बर्थ होती है 10वीं के सर्टिफिकेट में, वही मानी जाती है, तो उसके बाद हम वही लिखने लगे और प्रूफ, जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, वही मैट्रिक का सर्टिफिकेट देने लगे। जी हाँ। उस लिहाज से फिर हमेशा मैं 2 साल अपनी उम्र से बड़े हो गए। हाँ, उम्र से बड़ा हो गया और इसलिए 2 साल पहले रिटायर भी हो गया अभी। अच्छा जी। तो एक तो ये एक बात हुई 10वीं के बाद। यानी शुरू से ही वरिष्ठ हो गए आप 2 साल। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि 10वीं के बाद अब ये सवाल आया कि अब आगे क्या करना है। हालांकि मेरे 10वीं में काफी अच्छे मार्क्स थे और आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस, माई फैमिली ऑल्सो वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस, बट हमारा अवेयरनेस लेवल इतना ज्यादा नहीं था। तो फिर मेरे फादर, क्योंकि मैंने बताया कि गरीबी तो थी ही, तो मेरे फादर ने कहा कि ऐसा करो, तुम ओवरसियर का कोर्स कर लो पॉलिटेक्निक में जाके। वहाँ एक छोटूराम पॉलिटेक्निक था, तो कहा कि पॉलिटेक्निक मतलब जूनियर इंजीनियर का कोर्स कीजिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो 10वीं के बाद उसमें एडमिशन होता था। हाँ। तो इसलिए मैं वहाँ गया, एडमिशन मैंने वहाँ करवाया। और फिर एक दिन मैं वहाँ जब क्लास अटेंड करने गया तो वहाँ पे कोई आदमी था जो वहाँ काम करता था ऑफिस में, और वो किसी तरीके से उसने मुझे पहचान लिया और मेरे फादर को जानता था वो। तो उसने कहा कि आप फलाने के बेटे हो? जी। मेरे फादर का नाम लेके कहा, श्री बलवंत सिंह नाम था मेरे पिताजी का। तो उन्होंने कहा कि आप फलाने के बेटे हो? मैंने कहा जी हाँ। वो मेरे को अपने रूम में लेके गए और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुमने 10वीं कहाँ से की, कितने मार्क्स आए? मैंने कहा इतने मार्क्स आए। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतने नंबर लेके फिर ये डिप्लोमा क्यों कर रहे हो? आपको तो डॉक्टर के लिए ट्राई करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा मैं आपके घर आऊंगा। वो शाम को हमारे घर आए। वाह। तो उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप इसको, इतना इंटेलिजेंट लड़का है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं इसके 10वीं में, तो इसको प्री मेडिकल करवाओ ताकि इसका MBBS में एडमिशन हो। तो फिर मेरे फादर मान गए उस बात को और फिर मैंने पहले प्रेप मेडिकल और फिर प्री मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद PMT बोलते हैं हम, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है MBBS का जी। तो वो एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें मैं पास हुआ और फिर रोहतक मेडिकल कॉलेज, जिसको अब हम PGI रोहतक बोलते हैं जी जी, उसमें मैंने MBBS में एडमिशन लिया और इस तरीके से मैं डॉक्टर बना।
और मेरे तो फादर, यानी कि एक व्यक्ति ने आके आपकी जीवन की दिशा ही बदल दी, है ना? बिल्कुल सोच ही बदल दी। तो कितनी जरूरी है कि करियर की काउंसलिंग होनी, कितना जरूरी है, बहुत जरूरी कि है। अगर अच्छे से पढ़े जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं अगर उनके पास जानकारी ना हो कि क्या कर सकते हैं। उनके सामने तो पूरा खुला हुआ आसमान है, बड़ी बड़ी उड़ाने भरनी है उनको। तो आजकल तो हालांकि स्वरूप बदला है, लेकिन वो तो समय बड़ा मुझे लगता है महत्वपूर्ण रहा होगा, जो कि जीवन की दिशा ही बदल दी। तो अब हम भी थोड़े से कार्यक्रम की दिशा बदलते हैं, सुनवाते हैं कोई आपकी पसंद का गीत। बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे हमारे सुनने वालों को? एक गाना है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। बहुत ही प्यारा गीत था ये तो। और बात हो रही थी कि डॉक्टर साहब मेडिकल प्रोफेशन को चुना और उसके बाद MBBS पूरी की। और दोस्तों MBBS करके जब एक बच्चा निकलता है तो उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, माँ बाप के मन में भी बहुत सारे सपने रहे होंगे और बहुत गर्व अनुभव हुआ होगा कि ये इतना मुश्किल काम है। आज भी डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, उस समय तो मुझे लगता है एडमिशन्स और मुश्किल रहा होगा क्योंकि इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं थे उस समय। उस समय आप एक डॉक्टर बन के आ गए, उसके बाद क्या सोचा? क्योंकि बने तो आप IAS, तो डॉक्टर से फिर IAS की जो यात्रा थी उसके बारे में बताएं। जी, जब मैं MBBS में पढ़ता था तो उस वक्त मेरे जो छोटे वाले अंकल जो थे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था, ही वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने मुझे एक दिन सजेस्ट किया कि रणबीर, यू कैन डू इट, तुम IAS की तैयारी करो और IAS का एग्जाम दो। तो उन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया, काफी सपोर्ट किया, काफी एनकरेज किया और मेरा ध्यान फिर उस तरफ लग गया। ये कौन से साल की बात है, मतलब डॉक्टरी के कौन सा साल? उस वक्त मैं 4th ईयर में था
मतलब पूरा करने वाले थे MBBS। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। लाइब्रेरी में मैं जाता था तो मैंने मैगजीन पढ़नी शुरू करी और उस तरफ रुझान हो गया कि शायद इस दिशा में मैं मुड़ जाऊं। मेरे फादर हालांकि इतने ज्यादा एंथ्यूज नहीं थे इस आइडिया से, क्योंकि वो चाहते थे, वो मेडिकल कॉलेज में पियोन थे जैसा मैंने बताया, तो उसी मेडिकल कॉलेज में मैं MBBS कर रहा था। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसी मेडिकल कॉलेज में टॉप तक पहुंचूं जी। लेकिन समहाउ मुझे सिविल सर्विसेज करने का एक मन में जज्बा सा हो गया कि मैं करूंगा। तो फिर मैंने तैयारी शुरू की। MBBS करने के बाद मैंने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस, जो हरियाणा गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज होती हैं, वो ज्वाइन की। उससे पहले मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी में यानी कि आई डिपार्टमेंट में और डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन डिपार्टमेंट में मैंने जूनियर रेजिडेंसी की, और फिर मैंने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन की। वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेरी पोस्टिंग हुई। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई? जींद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। जींद डिस्ट्रिक्ट में शुरू में तो मैं अमरगढ़ में पोस्टिंग हुई थी, मेरी पहली पोस्टिंग जो थी। फिर वहां से मेरी ट्रांसफर हो गई थी गोगड़िया एक जगह थी, और फिर गोगड़िया से मेरी ट्रांसफर रामराय हो गई थी। अच्छा। तो रामराय जींद के पास में ही है। तो वहाँ पे हम 2 डॉक्टर्स थे एक्चुअली, एक मैं और एक मेरा जो मेडिकल कॉलेज में 1 साल जूनियर था, डॉक्टर उमाकांत। हम दोनों वहाँ पे एज मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड थे, और इत्तफाकन हम दोनों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, जिन खोजा तिन पाइया मतलब। और फिर इत्तफाकन हम दोनों का एक ही साथ सिलेक्शन हो गया। वाह, क्या बात है। और फिर हम दोनों ने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में ज्वाइन किया। हाँ, वहाँ पे हमने अपना प्रोबेशन ट्रेनिंग ज्वाइन किया जी। और फिर हम लोग अपना IAS में अपना जी, और बाकी सब एक हिस्ट्री बन गई। जी। फिर उसके बाद वो जो रामराय PSC थी, वहाँ पे काफी समय तक कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई। उनको लग रहा होगा कि डॉक्टर दोनों आए और दोनों IAS बन के चले गए। हालांकि ठीक है, उनका नुकसान, लेकिन किसी और का फायदा। हम लोगों का तो फायदा हुआ। डॉक्टर साहब हरियाणा के थे और निकलकर पूरे भारत के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने जो वाकया बताया ये बड़ा रोचक था। तो आगे बढ़ने से पहले आप कहें तो हम गीत सुन लें। जी बिल्कुल। तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है।
है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इस गीत में जो सेवा का संदेश था, जो मानवता का संदेश था, मुझे लगता है ये वाकई बहुत दिल को छूने वाला गीत है। तो आप मानवता की सेवा करने ही निकले, क्योंकि एक डॉक्टर बहुत सेवा ही उसका काम होता है डॉक्टर साहब, लेकिन आप बढ़ गए सिविल सर्विसेज की और प्रशासनिक सेवा की ओर चले गए जी। यहाँ की सेवाएं कैसी थी? आपकी पहली पोस्टिंग किधर हुई? क्या क्या चुनौतियां आपको वहां नजर आई, और आपको बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग अगर वाकया वहां हुए तो वो हमें बताएं। जी, उससे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि 1991 बैच है मेरा। 1991 में हमने एकेडमी ज्वाइन की, और फिर 1992 में मेरी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई थी एज IAS ऑफिसर, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से जस्ट पहले फिर हमारी शादी हुई, और इट वाज एन इंटरकास्ट मैरिज दैट आल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ फ्लटर। तो कहाँ, मध्य प्रदेश से ही? नहीं, अपना हरियाणा से। हरियाणा से ही। मुलाकात कैसे? मुलाकात तो वहीं पे मेडिकल कॉलेज में ही हुई थी। अरे वाह। शी वाज ए नर्सिंग स्टूडेंट। अच्छा। एंड जब मैं जूनियर रेजिडेंसी कर रहा था आई डिपार्टमेंट में, तो उस वक्त शी वाज आल्सो पोस्टेड देयर। ओके। और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी जी। और फिर हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ी और अल्टीमेटली वी मैरिड, एंड आई एम हैप्पी कि it was a successful marriage. Yeah. And we are really proud of it, and I give all the credit for the success of this marriage to my wife. क्या बात है, मतलब ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ आप जीवन यात्रा करें और बाद में हम ये कहें कि सारा श्रेय उनको जाता, तो मैं तो कहूंगी वो बहुत खुशकिस्मत है, और आप भी बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसा जीवन साथी आपको मिला। अपने जीवन साथी के लिए क्यों ना एक गीत आप सुनवाते हुए? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा होगा। उनको एक गाना बहुत पसंद है, तो सुनने वालों को पहले उनका नाम बताएं। उनका नाम है सविता जी। सविता जी, उनको ये मुगले आजम का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या बात है ये गाना उनको बहुत पसंद है, तो मैं चाहूंगा ये गाना आप तो ये गीत सविता जी के लिए FM गोल्ड चैनल से सुनवा रहे हैं डॉक्टर रणबीर सिंह। सुनिए। एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को ले
किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आगे बढ़ना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। तो डर तो खत्म हो चुका था और शादी भी हो गई और जी। यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, फिर क्या जी। हुआ? ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सबसे पहली पोस्टिंग मेरी हुई पौंडीचेरी में। अच्छा, क्योंकि काडर यूनियन टेरिटरी का था। जी सब कलेक्टर की पोस्टिंग मिली थी। सब कलेक्टर यानी कि एसडीएम, जी। वहाँ पे एसडीएम को सब कलेक्टर बोलते हैं। तो दैट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग। मेरा जो बड़ा बेटा शांतनु, उसका जन्म वहीं पे हुआ। अच्छा, पौंडीचेरी। हाँ, तो डॉक्टर साहब कभी कार्यक्रम। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आई, भाषाई हाँ, समस्याएं तो- आई क्या? शुरू में तो समस्या आई थी, लेकिन वहां जाने के बाद ये भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है जो मैं आपको सुनाऊंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया पौंडीचेरी में और चीफ मिनिस्टर को मैंने कॉल ऑन किया, कर्टसी कॉल, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मैं आपको कार्यकाल में भेज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम तमिल सीखो। अच्छा, और फिर 3 महीने बाद मैं वहां आऊंगा कार्यकाल में विजिट पे। मैं चाहता हूं कि आप तमिल में स्पीच दो। तो आप कर पाए? हाँ बिल्कुल। फिर अरे मैंने वाह। आई टुक इट एज ए चैलेंज। हाँ। और खुशकिस्मती से मेरे अंडर जो एक नायब तहसीलदार था रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करने से पहले, वो तमिल पढ़ाता था फॉरेन स्टूडेंट्स को, स्पोकन तमिल पढ़ाता था। और यहाँ आपने मौका देखा और वो गुरु तो सामने ही मौजूद हाँ, थे। बिल्कुल। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो बड़ी खुशी खुशी आके हर रोज मुझे तमिल सिखाने लगे। वाह। तो मैं तकरीबन 2-3 महीने में स्पोकन तमिल काफी हद तक सीख गया। मैं तमिल बोल पाता था, समझ पाता था, तो बोल एक पाता था। अगर सेंटेंस हमारे एफएम गोल्ड के सुनने वालों को तमिल में बोले अगर आप, तो क्या बोलेंगे? वणक्कम। वणक्कम मीन्स गुड मॉर्निंग और नमस्कार जी, नमस्कार, हाँ। है ना। उंग पेर यन्ने, यानी कि आपका क्या नाम है। नल्ला इरकिंगला, क्या आप अच्छे हैं। जी जी। एक्चुअली लैंग्वेज सीखने का मुझे शौक ना पहले से है। जब मैंने 8वीं क्लास पास की थी तो उसके बाद जो गर्मियों की एग्जाम के छुट्टियां बाद पड़ती गर्मियों हैं। की छुट्टियां होती हैं, तो उस दौरान मैंने गुरमुखी सीखी थी, पंजाबी लैंग्वेज। क्या बात है। गुजराती सीखी। जब मेरी वाह। पोस्टिंग दमनदीव में हुई तो मैंने वहाँ गुजराती सीखी और मैं अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच वहाँ गुजराती में दी मैंने। अच्छा। हाँ। और उसके अलावा मैंने उर्दू लैंग्वेज सीखी। उर्दू, तमिल, गुजराती, हिंदी तो आप बोलते ही हैं। गुरमुखी। गुरमुखी, हाँ, 5 भाषाएं अभी आप और, सीख चुके और हैं। मैं अभी फारसी सीख रहा हूँ। वाह। तो- मतलब ये अंत कभी नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि ये जब तक ये शौक है आपका, आप सीखते रहेंगे कुछ जी, ना जी, कुछ। ये तो तो भाषाओं के अलावा और क्या? और संगीत मुझे- का, लिखने जी, का, पढ़ने का? संगीत, मुझे संगीत का बहुत शौक है। जी। अच्छा, उर्दू पोइट्री का मुझे बहुत शौक है। अरे वाह। लिखते भी हैं कुछ अपने आप? लिखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छी शायरी पढ़ने का। अब शायरी की बात हो और हम शेर ना सुनने आपसे, तो जी, फिर जी, तो ठीक नहीं। हमें जी। लगता है कि कुछ तो सुनाइए आप, जो आपके मन पसंद शेर हो। मिर्जा गालिब मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा शायर है। मिर्जा गालिब जैसा शायर शायद और कोई नहीं होगा। उनका मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। जी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जी। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जिंदगी भी ऐसे ही है कि डॉक्टरी करी, फिर सिविल सर्विसेज में आए और फिर सिविल सर्विसेज से रिटायर हो गए। बहुत अरमान निकले, बहुत निकले जी, लेकिन फिर भी कम निकले, ऐसा लगता है जी। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कुछ सुनाएं। गालिब का एक शेर है कि सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई,
खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। पिन्हा का क्या पिन्हा मतलब छुप गई, हिडन जी। कि खाक में, मिट्टी में कितनी ऐसी सूरतें होंगी, कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ दफन हो गए, उनमें बहुत कुछ था लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पूरी तरह से खिल टैलेंट नहीं को पाए, मैनिफेस्ट नहीं कर पाए जी। ये ऐसे ही है जैसे कुछ गुलाब के और अच्छे अच्छे फूल हमको दिखाई देते हैं, लेकिन पता नहीं कितने ऐसे हैं जो नहीं खिल पाए। बहुत सुंदर आपने बात कह दी। इस बात के साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि तब के समय में और अब के समय में डॉक्टर रणबीर क्या फर्क देख पाते हैं? आज के जो विद्यार्थी है उसके सामने जो उस समय की अपॉर्चुनिटीज थी और अब जो अपॉर्चुनिटी है, तो क्या देख पाते हैं और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत, ये दोनों चीजें, और फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज, जी, है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मुझे पॉलिटेक्निक में वो नहीं मिलते सज्जन, तो हो सकता है कि मैं ओवरसियर ही बनता, है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है वहां से भी आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते ना। क्योंकि देखिए जो हीरे की चमक है ना, वो छुपती नहीं है दोस्तों, वो कहीं भी हो वो चमकता ही है। कोई भी आदमी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वहां से अपने आप को निकाल के और शीर्ष तक ले जा सकता है, अर्श तक पहुंच सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी मौजूद है जी, वो जज्बा जी। और आज तो ये और भी ज्यादा मुमकिन है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है वो हर चीज हर किसी को मुहैया करा देती है जी। तो जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, हाँ, डिजिटल इंडिया जो मूवमेंट है जी, सोशल मीडिया है, सूचना क्रांति आ गई है। हाँ, तो आप हार्वर्ड के किसी प्रोफेसर का लेक्चर जो है अपने घर में बैठ के उसको सुन सकते हैं। आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, आजकल सारी किताबें भी उसके ऊपर अवेलेबल मिल जाती हैं जी। हाँ, तो इसलिए किसी भी गरीब बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपके फोन के माध्यम से उपलब्ध है, हर किसी के पास है। बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप फोकस्ड होके, डिटर्मिनेशन के साथ, रिजॉल्व के साथ, और अपना मकसद निर्धारित करके उस मकसद तक पहुंचे, मेहनत करें, तो मेरे ख्याल से सब कुछ पॉसिबल है। बहुत अच्छा संदेश। आप जहां भी हैं, जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, इस बात को, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार में ये बात जरूर बताएं कि अगर उनको लगता है, क्षमता है, तो अगर वो मेहनत करेंगे तो विश्वास कीजिए वो जरूर वहां पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते कोई एक बात अगर हमारे श्रोताओं को कहना चाहें तो? चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद। क्या बात है, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का ए दामे ख्याल है। वाह, क्या बात है। यानी कि ये जो लाइफ है, दिस ऑल्सो इज ए फिक्शन, और इसके फरेब में आने की जरूरत नहीं है। यू सी इट एज ए फिक्शन, क्योंकि ख्याल का जाल है जी, तो वही लाइफ है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। तो ये आज के जो हमारे मेहमान थे डॉक्टर रणबीर सिंह, आज हमारे साथ थे। यही शेर मैं अपनी तरफ से आपको भी नजर करना चाहता हूँ। जी, फराज साहब का ये शेर था। इसी के साथ हम इस अपने कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। आज के मेहमान से रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा, और डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, डॉक्टर रणबीर सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये कहना चाहता हूँ कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है जी। और इसी सकारात्मक नोट के साथ हम समेटते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।